morning, students. In previous classes, we have seen the limitation of first law of thermodynamics, in which we have stated that why some reactions are proceeding in a particular direction, why not it is proceeding in another direction. So there is a need of second law of thermodynamics. And later on we study about the spontaneous and non-spontaneous reaction, those reactions which takes place automatically by itself or by initiation if it requires. Then such type of reactions are known as spontaneous reaction. These are feasible ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, चाहे तो उसको इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़े। कुछ ऐसे होते हैं जिनको इनिशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। एक बार पेट्रोल में अगर आग लग गई, या कोल में, आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि कोल में धनबाद में आग लगा हुआ है, अभी तक आग बुझा नहीं है, ठीक है। तो एक बार अगर इनिशिएट कर दिया जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक आपको कंटिन्यू रहेगा जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं कर जाए, ठीक है। कुछ ऐसे आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जिसको इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर तो इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन इसको इवेपोरेशन की ये इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। चाहे रूम टेम्परेचर पर रखें या धूप में रखें या ठंडा में रखें, पानी जैसे आप एक कटोरा पानी ले लीजिए और अपने बेडरूम में रख के छोड़ दीजिए, निशान लगा दीजिए कहाँ तक उसका लेवल है। 10 दिन के बाद जा करके देखिएगा कि पानी का लेवल घट गया, तो पानी कहाँ गया? कोई पी तो नहीं जाएगा। देखते रहिए, कोई पिए भी नहीं, ढक करके रखिए, ठीक है। चलनी से ढक दीजिए। थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे क्या कि पानी का लेवल घट जाएगा, मतलब 8-10 दिन के बाद। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि क्या कहा जाता है, वाटर इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे तालाब है, तो तालाब में क्या हम लोग टेम्परेचर कोयला जला के देते हैं या हीटर लगाते हैं? वहां पर नहीं। तालाब का पानी, पॉन्ड्स के वाटर जो होते हैं ऑटोमेटिकली इवेपोरेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर फेल्योर हो जाता है। जैसे हम लोग लिक्विड है, तो लिक्विड आखिर वेपर में क्यों ऑटोमेटिक बदल जा रहा है, ठीक है। कोयले कोयला ले लिए हम लोग, कोयला को हम लोग अगर रिएक्शन करा दें, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगा दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलेगा, या मीथेन में क्यों नहीं बदल जाता, दूसरे कंपाउंड में क्यों नहीं बदल जाता? तब यहीं पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल कर जाता है, ठीक है। तो अब आइए, जैसे हम लोग बॉल ले लिए, अब बॉल को आप मारिए किक, तो बॉल जो होगा आसमान की तरफ जाएगा, ठीक है। जाने के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का, वहां से बॉल क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई फुटबॉल इज क्या कहा जाता है, फॉलिंग टुवर्ड द ग्रेविटी। तो आपका आंसर होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ग्रेविटी के चलते आपका जो होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो फिर मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि जैसे हम लोग वाटर ले लिए, तो वाटर अगर देखिएगा कि अगर हाइट पर रख दिए और जैसे टॉप फ्लोर पर वाटर टैंक लगा दीजिए और ग्राउंड फ्लोर पर पाइप लगा कर ले आइए, पानी आपको गिरने लगेगा। लेकिन वही अगर वाटर टैंक अगर ग्राउंड फ्लोर पर रख दीजिए और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर पाइप लगा के ले जाइए, सातों जन्म में पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर फ्लो होता है कहाँ से, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो आंसर यहाँ पर हो गया कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस जो होता है, उसके लिए कुछ रीजन होता होगा। आखिर क्या वजह है कि वो रीजन होगा? तो आप कह सकते हैं कि सर टॉप पर जब रखे थे तो उसकी एनर्जी हाई थी, और जब ग्राउंड फ्लोर पर ले आए तो उसकी एनर्जी लो हो गई। तो कोई भी चीज फ्लो जो होगा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होगा, हाई एनर्जी से लो लेवल एनर्जी लेवल की तरफ होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे इसमें क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के पहले पढ़े थे जी, याद है कौन सा ला पढ़े थे हम लोग? कि जैसे दो हॉट बॉडी है और दोनों हॉट बॉडी को हम लोग कनेक्ट कर दीजिए, तो होगा क्या कि हॉट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आपको ये हीट का फ्लो होने लगेगा टिल द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी का फ्लो होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पर कोई सिस्टम या कोई मोटर लगा देते हैं जिससे हीट एनर्जी फ्लो हो, तो हीट एनर्जी आपको हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरह फ्लो करते रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तब अब सवाल उठता है कि आखिर क्राइटेरिया क्या है कि सम ऑफ द रिएक्शंस और सम ऑफ द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। Now let us see the tendency of the process to occur spontaneously, is called spontaneity. A spontaneous process occurs only in one
particular direction under the given condition the reverse reaction is not spontaneous। जैसे कोयले में आग लगा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी को देने से क्या कोयले में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो रिवर्स जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यह पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में भी फ्लो करता है। द सम प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड सम आर not, this means there is some driving force which makes the reaction feasible। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ड्राइविंग फोर्स जरूर है जो रिएक्शन को फिजिबल मतलब पॉसिबल बनाना ना, पॉसिबल बना देता है। देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस ना, टेंडेंसी टू अटेन ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो होता है अपना एनर्जी जो होता है मिनिमाइज करना चाहता है, एनर्जी मिनिमाइज कर लेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि वाटर टैंक ले लिए और वाटर टैंक को हाइट पर रख दीजिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसमें पाइप लगा दीजिए, टैप खोलते ही पानी आपका गिरने लगेगा, लेकिन अपोजिट पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर, हम क्वेश्चन अगर करें कि ऐसा क्यों हुआ, तब आपका आंसर होता है कि सर टॉप पर उसकी एनर्जी हाई होगी और ग्राउंड लेवल पर उसकी एनर्जी कम होगी, तो हाई लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ एनर्जी मिनिमाइज कर लिया, इसलिए स्पॉन्टेनियस, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, और वह स्पॉन्टेनियस भी होता है। ठीक है, जैसे NaOH ले लीजिए, HCl ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो NaCl वाटर मिलेगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा, सिस्टम ठंडा हो जाएगा ना। टेम्परेचर जो यहाँ पर रिलीज होता है -57.3 किलो जूल के आसपास होता है। ठीक है, तो मतलब कि एक तरह से एक पॉइंट इशारा यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को, रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर एनर्जी जो होता है मिनिमाइज होता है। जैसे फुटबॉल है, किक मारे तो हाइट पर गया, हाइट पर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर गिर जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसा प्रोसेस होता है जो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है हाई अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, इट इज नोन दैट द सिस्टम टेंड टू अटेन मोस्ट स्टेबल स्टेट व्हिच हैज मिनिमम एनर्जी, फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, दिस प्रोसेस occurs with decrease in energy। एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड अटेन मिनिमम एनर्जी ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में लेते हैं, एसिड और बेस मिलाते हैं तो उसमें हम लोग की हीट एनर्जी निकलता है, सिस्टम का टेम्परेचर जो होता है डाउन हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भला ही आपका बढ़ सकता है, इसमें बढ़ता ही है। मतलब कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिधर एनर्जी क्या हो रहा हो, मिनिमाइज कर रहा हो। इसका मतलब कि द एक्सोथर्मिसिटी फेवर्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा हो, ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करने के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन इट डज नॉट ग्रांट दैट द प्रोसेस विच इज एक्सोथर्मिक विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, गारंटी नहीं देता है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इंडोथर्मिक होता है और इंडोथर्मिक होने के बावजूद वह स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस ले लिए रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर, ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा, आपको मेल्ट होकर के वो पानी में बदल जाएगा। इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग, दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज फिजिबल, ऑल्दो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी टू मेल्ट द आइस इनटू वाटर, thus it is an endothermic process, although it is spontaneous। That means exothermicity does not grant that process is spontaneous। ठीक है, बट इट ओनली फेवर्स दैट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। जैसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन में आग लगा दीजिए कोयले में, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाइड्रोजन ले लीजिए, क्लोरीन के साथ कंबाइन करा दीजिए, HCl गैस मिल जाएगा ना, इसमें एनर्जी -185 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये हो रहा है। इसका मतलब कि एक्सोथर्मिसिटी जो भी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो आपको किधर प्रोसीड कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होने लगते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब कि एक्सोथर्मिसिटी गिव्स गारंटी दैट द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस ना।
there are several examples which are endothermic, although these are spontaneous. For example, melting of ice, evaporation of water, dissolution of NaCl, dissolution of ammonium chloride, dissolution of glucose in water. These are endothermic process but are spontaneous. Thus we can say that सर हाँ बेटा बोलो। सर कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं। रुक जा, आधा क्लास खत्म हो गया तो ज्वाइन करना चाह रहा है, टाइम पर ज्वाइन करो। अभिषेक राज, आर यू लिसनिंग मी? मस्ट ज्वाइन योर क्लासेज इन टाइम, यू आर टू लेट, 17 मिनट लेट। हाँ जी, आइए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे हेयर इंथाल्पी ऑफ products is more than that of the reactant, del H is पॉजिटिव। एग्जाम्पल ऑफ सब एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट कर दीजिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाएगा। मरकरी का ऑक्साइड है, ठीक है, और इसको हीट कर दीजिए, ठीक है, अभी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दस द टेंडेंसी टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एलोन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस में देखें कि हीट एनर्जी डिक्रीज कर जाता है सिस्टम का। क्यों डिक्रीज कर जाता है? बिकॉज दीज आर रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, दैट इज व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, ठीक है। While in some cases like a decomposition of calcium carbonate and mercuric oxide, there is endothermic process. Similarly, the dissolution of NaCl, ammonium chloride, and glucose in water are endothermic, although these are what spontaneous. In the case of endothermic process, heat energy is absorbed by the system from the surroundings, so the temperature of the system increases. Thus the tendency to attain the state of minimum energy alone is not the sole criteria for the spontaneity, because in the some cases energy is also increasing. तो नेक्स्ट आपका आ गया फैक्टर कौन सा? मैक्सिमम रैंडमनेस, इंक्रीज इन इंट्रोपी ना। तो इंट्रोपी क्या है? तो इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम जितना डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा वह रैंडमनेस होगा। जैसे देख लो, तुम लोग ग्रुप में हो, ठीक है, 11th के ग्रुप में हो, तुम लोग खूब चैटिंग करने लगते हो जब चाहे तब। तो हम लोग करते क्या है, इधर से कोई ना कोई लगाम लगाते हैं ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ एडमिन उसमें मैसेज डाल सके। अननेसेसरी मैसेज करने लगते हो तुम लोग, ठीक है, लगता है जैसे घर पे बैठ करके चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। दैट इज ऑफिशियल ग्रुप, इट इज नॉट फॉर चैटिंग, इट इज फॉर ओनली इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट ग्रुप। फील करते हो कि क्या सर लोग, मैडम लोग जब चाहे तब हम लोग के ग्रुप को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट कंडीशन, दैट मीन्स यू आर नॉट फ्री ना। तो इसका मतलब तुम वहां पर रैंडमनेस नहीं हो, तुमको वहां पर डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में रहना है, ठीक है। जो ऑर्डर मिलता है तुमको वहां पर फॉलो करना है। तो इसको कहा जाता है कि इट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर ना, कि मतलब वहां पर ऑर्डर में, सॉरी, वह ऑर्डर में आपको है, जैसे सजे हुए हो, डिसिप्लिन में है। जैसे स्कूल में आए, क्लासरूम चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर यूनिफॉर्म चाहिए, पैंट शर्ट पहन लिए, इन कर लिए, ठीक है, शूज पहन लिए, सॉक्स पहने हुए हैं, शूज पहन लिए, टाई लगा लिए, बेल्ट लगा लिए, ये आपका हो गया। टीचर के प्रेजेंस में यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, बट व्हेन यू एवर यू आर सेइंग टू इन द ग्राउंड, प्लेग्राउंड, यू आर नॉट in order, you are in zigzag here and there, you are scattered in the playground and you are feeling, you are enjoying, ठीक है। टीचर वहां पर अगर नहीं है, प्लेग्राउंड में छोड़ दिया जाए, तो अब क्या करते हैं, प्लेग्राउंड को अपने सर पर ले लेते हैं। एक कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी किक मार रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी शोर मचा रहे हैं, और वह स्टेट जो होता है आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, अच्छा फील करते हैं आप, ठीक है, इंजॉय ज्यादा करते हैं। तो इट इज नोन एज ए रैंडमनेस, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज नोन एज entropy. That means the reaction will proceed in that direction where entropy increases.
जैसे प्लेग्राउंड में है, जैसे ही आपको छोड़ते हैं, आप हॉस्टल की तरफ आते हैं या आप प्लेग्राउंड में जाते हैं क्लासरूम से, तो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रैंडमनेस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो रिएक्शन आप लोग को उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ एंट्रोपी बढ़ता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। ठीक है, जैसे सॉलिड ले लो, द एटम्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज आर कंप्लीटली पैक्ड एंड आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक force of attraction. ठीक है, while when it is heated and it is converted into the gaseous substance, the separating distance in the gases will be far away, so that the force of attraction acting between the gaseous molecules will be almost negligible. That is why the gases will move here and there, and this is and that is why when the solid substances are heated, it will be converted into the gases. Why? So because disorderness increases, randomness increases. Thus we can say that the reaction will proceed in that direction where entropy increases. What is entropy? It is measure of degree of randomness or disorderness. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन था कि कार्बन को हिट कर दिए तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। the sufficient amount of oxygen is supplied to the carbon, then it will be converted into the carbon dioxide. While insufficient or limited oxygen is given to carbon or the coal, then carbon monoxide will be formed. That means carbon is solid, their atoms are very compact, they are arranged in the ordered way. ठीक है, up to greater extent. While it is heated, then it will be converted into the gases where there is no force of attraction and the molecules will be randomly in random motion ना, मतलब कि इंट्रोपी उनका इंक्रीज कर गया। डेट इज वाई कार्बन को हिट करने से वो क्या चीज में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे थे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट्रोपी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस, एंड इट इज ए स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज लीस्ट इन द केस ऑफ द सॉलिड ना, सॉलिड में कम होगा। क्यों होगा? बिकॉज द एटम्स ऑफ द सॉलिड आर कंपैक्ट ना, दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, सबसे कम एंट्रोपी जो होगा सॉलिड में होगा, तब लिक्विड में होगा, और सबसे ज्यादा गैस में रैंडमनेस होगा, एंट्रोपी होगा। क्योंकि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द लिक्विड स्टेट पोसेस एन इंटरमीडिएट वैल्यू। ठीक है, दोनों के बीच में होगा। ठीक है, एंट्रोपी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे कि कोई भी गैस है, हिट कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, तो रैंडमनेस बढ़ गया, दैट मीन्स एंट्रोपी बढ़ गया। द चेंज इन एंट्रोपी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज एक्सप्रेस्ड एज डेल एस। डेल एस डिपेंड्स only upon the initial and final state, as it is a state function, and do not upon the intermediate step or the path on which by which it is achieved. Thus del s is equal to s final state minus s initial state। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा जी। ठीक है, यहाँ पर इतना डैश दिला गया है, यहाँ पर आपको क्या है, ये माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेट फंक्शन ये पढ़ रहे थे, कौन सा चीज पढ़ रहे थे, इंट्रोपी पढ़ रहे थे। तो इंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, देयरफॉर इट डिपेंड्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ना, क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल कर दिए हम लोग। ठीक है, तो फॉर केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल इज बराबर एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, if Q is the heat energy evolved or absorbed in a reversible process at constant temperature, del S is given by del S is equal to Q reversible upon T ना, which implies del S is equal to del H upon T। Q reversible के लिए Q क्या किसके बराबर होता है, del H के बराबर होता है, इसीलिए del S बराबर फॉर्मूला निकल करके आ गया, either Q upon T और del H upon कैपिटल T। ठीक है, अब यूनिट लिखना हो तो यूनिट आसानी से लिख सकते हैं। क्यू है यानी हीट एनर्जी है, जूल केल्विन में इसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और नीचे टेम्परेचर हो गया, तो ऊपर एनर्जी है तो जूल में हो गया, और टेम्परेचर केल्विन में हो गया। केल्विन नीचे आ रहा है, एक मोल के लिए निकाल रहे हैं, पर मोल में हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए हम लोग कुछ देखते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन द डिसऑर्डर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है आपका कि ये रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए
ना, दो कंडीशन हो गया ना। देर इट शुड मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अपना एनर्जी को चाहे तो हम मिनिमाइज कर दे। रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर एनर्जी डिक्रीजेज और इट्स रैंडमनेस इंक्रीजेज। यही दो क्राइटेरिया हो गया आपका। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वाटर molecules are arranged in highly ordered fashion in ice. When ice melts, forming liquid water, molecules of water can move more freely or more randomness. But that means कि randomness increases in the case of the liquid further when it is heated to change into the vapor ना। तो वेपर में क्या होगा, मोलिकुल्स और फ्रीली हो जाते हैं, जिससे फर्दर रैंडमनेस इसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। मिक्सिंग अप टू गैसेज, dissolution of NaCl, NH4Cl, sugar etc. in water, spreading of ink in water also indicates increase in randomness। जैसे NaCl पानी में डाल दिए तो NaCl सॉलिड था, और लिक्विड में जाने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में आ गया, एक्वस में बदल गया, NH4Cl भी आपका बदल गया, शुगर आपका एक्वस सॉल्यूशन में बदल गया, ग्लूकोज बदल गया, तो वहां पर क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा है लिक्विड में आने के बाद। दैट इज व्हाई दीज आर soluble in water। Now, thus the spontaneous process proceed in the direction in which disorder or randomness of the system increases. Hence, maximum randomness increase in entropy may also be considered as the criteria for the spontaneity of the process। ठीक है। देखिए ऊपर वाले केस में था आपका, कुछ गैस हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड बल्ब में, बीच में नॉब लगा हुआ है, नॉब को देखो सेकंड वाले केस में खोला गया तो गैसेज दोनों में चले गए। ठीक है। और दोनों में अब उनका क्यों ऐसा हुआ, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चला गया, तो एक में आपका रैंडमनेस कम था, पर यूनिट एरिया में उसके लिए स्पेस कम था। ठीक है। और दूसरा खाली था, तो दूसरे तरफ माइग्रेट करने से, डिफ्यूज करने से क्या होगा कि रैंडमनेस बढ़ गया। क्यों, क्योंकि एक एटम के लिए, एक मोलिक्यूल के लिए एरिया जो है इस केस में बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ ना। दूसरा देख लीजिए, कुछ रेड बल्ब है, कुछ ब्लू है, इंटरमिक्सिंग हो गया, इनका डिफ्यूजन हो गया। ऐसा क्यों होता है, तो रैंडमनेस इंक्रीज करने के लिए। पहले यहाँ पर ब्लू बल्ब थे, ठीक है, बॉल था आपका जिसका नंबर 8 था। ठीक है। दोनों तरफ इंटरचेंज होने की वजह से पर यूनिट एरिया बढ़ गया आपका एक बॉल के लिए, क्योंकि कुछ इधर है कुछ उधर है। ठीक है। तो रैंडमनेस यहाँ पर बढ़ गया, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। कुछ रैंडमनेस के एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं। So entropy and spontaneity. Spontaneous processes are accompanied by an increase in the randomness of the system. Increase in randomness of system is measured in terms of increase in the entropy of the system. Hence, the value and sign of del S are important. If the spontaneous processes are carried out in an isolated system, entropy increases. Hence, del S is positive quantity for the spontaneous process. If a process is carried out in open system, del S represents the total entropy change in the system and surrounding। यानी कि del S total बराबर हो जाएगा del S of the system plus del S of the surrounding। अब आ जाइए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे। तो डेल एस टोटल मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होना चाहिए ना, ये ना होता फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली जैसे आप क्लासरूम में थे तो एंट्रोपी आपका कम था, वहाँ डिसिप्लिन में होना होता है। आप प्ले ग्राउंड में चले गए, उछल कूद कर रहे हैं, स्पेस मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्यूपाई करने लगते हैं वहाँ आप। ठीक है। तो वहाँ पर रैंडमनेस आपका बढ़ गया, तो फाइनली बढ़ा हुआ था, इनिशियली कम था, तो चेंज निकालिए, पॉजिटिव आ जाएगा, डेल एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इस केस में डेल एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। A system attains the maximum value of entropy when it is in a state of the equilibrium। और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जितना आपका क्या कहा जाता है, जैसे हॉस्टल से निकले प्लेग्राउंड में पहुंच गए, तो ऑलमोस्ट अगर वहां पर दोनों के रैंडमनेस अगर इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहला जाएगा। उसमें डेल एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ डेल एस इज पॉजिटिव दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल एस इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि हॉस्टल से निकले प्लेग्राउंड में चले गए, दोनों में रैंडमनेस आपका इक्वल है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कह देते हैं। इफ डेल एस इज निगेटिव
जैसे आप प्लेग्राउंड से निकले डायरेक्ट आपको हम ले जा करके क्लासरूम में बैठा दिए, तो आपका फाइनली रैंडमनेस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है ना। और यहाँ पर क्या थे आप, क्या कहा जाता है, प्लेग्राउंड में आपका रैंडमनेस ज्यादा था, क्लासरूम में जाके घटा दिए हम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डेलिस अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कैसा प्रोसेस हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। ठीक है, क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, इसमें टीचर का ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल का ऑर्डर हो गया, हाउस मास्टर का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर की वजह से आपको जाना पड़ गया। दैट मीन्स देयर इज ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द योर टीचर और द प्रिंसिपल और द सिस्टम। ठीक है, दैट इज व्हाई यू आर मूविंग फ्रॉम प्लेग्राउंड टू द क्लासरूम। और उस केस में आप प्लेग्राउंड से मतलब रेंडमनेस अपना डिक्रीज करा रहे हो, वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स अलग से लगाना पड़ गया। तो यहीं पर आइए, इंट्रोपी के साथ ही अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को कोरिलेट करता है, which states that all the spontaneous process are irreversible and tend to attain equilibrium. That means the universe is an isolated system in which natural process takes place simultaneously. Entropy of the isolated system increases in spontaneous process. जैसे देखो पूरे वर्ल्ड का जो आपका है एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। मोटा मोटी बस इतना याद रखो, द नेट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ना, इंक्रीज कर रहा है। लोग रैंडमनेस की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, आप जींस पैंट पहनते हैं, जितना ज्यादा कटा छटा हो उतना अच्छा मानते हैं, तो क्या है, एक तरह का रेंडमनेस ही है, जिगजैग है, फ्रीडम आप चाह रहे हैं, हर आदमी फ्रीडम चाह रहा है। ठीक है, तो द यूनिवर्स इज इन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कर दें, इन विच द नेचुरल प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और जो नेचुरल प्रोसेस जो हो रहे हैं उसमें, तो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका ये एंट्रोपी जो होता है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी तो इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, स्पॉन्टेनिटी आपका बढ़ता चला जाएगा। देयरफॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द नेट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यूनिवर्स का जो है आपका रैंडमनेस क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना, एंट्रोपी इंक्रीज कर, इसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आपको 12th में है। ठीक है, इसलिए इसको ठीक से देखिएगा। मतलब 11th का तो टोटल जितना भी पढ़िए सब आपको पढ़ना ही है ठीक से, सारा का सारा एप्लीकेशन 12th में आ जाता है। वहाँ हम लोग वहाँ अलग से डिफिनेशन नहीं देने जाएंगे, वहाँ डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ जी अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इट इज लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, ऐसे वहाँ पर एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी है आखिर क्या। तो स्पॉन्टेनिटी of any process cannot be determined by change in enthalpy or change in entropy alone। कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा हो, उसको हम लोग डिटरमाइन करना हो, तो चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एंट्रोपी से ही सिर्फ से ही नहीं हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं, उसमें और भी फैक्टर है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जे विलार्ड गिब्स, इंट्रोड्यूस्ड the new term free energy to determine the spontaneity of a process। किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, ठीक है, सिर्फ आपका इंथाल्पी या एंट्रोपी ही फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर है, और वह फैक्टर आपका एनर्जी, फ्री एनर्जी होता है। और फ्री एनर्जी का किसको कहते हैं, वह एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी। और साइंटिस्ट के नाम पर इस एनर्जी का नाम दे दिया गया गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब सवाल उठता है कि गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे, इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया हुआ है, पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, इसको ऐसे याद रखिएगा, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, या पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इट इज generated by capital G and is a state function, therefore it depends on initial and final state, and mathematically it is defined as G is equal to H minus Ts,
ठीक है, जहाँ H हो गया इंथैल्पी, T हो गया टेम्परेचर, S हो गया एंट्रोपी। एज यू नो, फ्री एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, देयरफॉर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देयरफॉर ओनली चेंज इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो डेल जी में डेल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए हम लोग का क्राइटेरिया क्या हो गया कि वह उस डायरेक्शन में मूव करता है जिधर एनर्जी मिनिमाइज होता है। दूसरा हो गया कि उस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करता है उधर जिधर उसका एंट्रोपी इंक्रीज करता है, या उस डायरेक्शन में मूव करे कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए जरूरी है कि डेल जी का वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो जाए। ठीक है, डेल जी का वैल्यू क्या हो, इस डेल जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। तो डेल जी का निगेटिव वैल्यू कब होगा, ठीक है, तो देख लो कब होगा। जैसे इंडोथर्मिक प्रोसेस अगर हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस लेते हैं तो डेल एच तो निगेटिव हो गया, ठीक है, और टी डेल एस अगर पॉजिटिव हो जाए, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो निगेटिव में से पॉजिटिव को कहेंगे, और डेल एच अगर हाई हो और टेम्परेचर लो हो तो डेल जी का वैल्यू निगेटिव नहीं हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा आपका। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका इंडो ये क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल जी निगेटिव आ रहा है और वह स्पॉन्टेनियस हो गया। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्रूफ हो गया हम लोगों के यहाँ पर कि वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। आइए हम लोग एक एक करके सारा प्रोसेस इसको हम लोग देख लेते हैं। डेल जी के वैल्यू, डेल जी एलोन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस एज इट इंक्लूड्स बोथ द टर्म डेल एच एंड डेल एस। डेल जी अगर हम लोग ले लें तो अकेले जो है से एक्सप्लेन कर देता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को, व्हाई सो बिकॉज इट इंक्लूड्स डेल एच, ठीक है, दैट इज एंथैल्पी, एंड डेल एस दैट इज change in entropy. The real driving forces in a spontaneous process is the free energy change, और रियल ड्राइविंग फोर्स जो होता है वहां पर फ्री एनर्जी चेंज होता है। अगर डेल जी का वैल्यू निगेटिव में आ जाए, लेस देन जीरो हो, तो समझिए कि वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और डेल जी का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वह इक्विलिब्रियम में हो गया, और डेल जी अगर पॉजिटिव हो गया तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। जैसे देखो, अगर डेल एच हम लोगों का यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और टी डेल एस अब पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो इसका, और यहाँ पर टी डेल एस है हम लोग का पॉजिटिव हो जाए, तो एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू अगर हाई हो, इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, पॉजिटिव होना ही होना है, तो ये जो वैल्यू घटाएंगे हाई में से लो, तो ये डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एक करके अब हम लोग फिर से इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल एच इज निगेटिव इफ डेल एस इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पर हम लोग का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा हो, ये क्या कर रहा हो, एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा हो, तो डेल एस आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो टी डेल एस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक के लिए ये क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव में से अगर ये वैल्यू आप माइनस करेंगे और ये वैल्यू अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वैल्यू निगेटिव ही तो आएगा, तो ये निगेटिव आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, इफ डेल एस इज पॉजिटिव डेल इज ऑलवेज निगेटिव, द प्रोसेस इज ऑलवेज इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें डेल एस निगेटिव हो रहा हो, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा हो, तब फिर उस कंडीशन में क्या होगा वो देखिए, टेम्परेचर इज लो सच दैट टी डेल एस इज लेस देन डेल एच। टेम्परेचर यहाँ लो है, ठीक है, और इतना लो है कि इसका टी डेल एस का वैल्यू जो है इससे कम हो गया। ठीक है, तो इससे अगर इसमें आपका कम हो गया और ये वैल्यू आपका क्या है, डेल एस निगेटिव में, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा आपका, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल जी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे समझो इसको, यहाँ डेल एस निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव कर दिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और अगर टी डेल पॉजिटिव जो वैल्यू तुम्हारा, ये पॉजिटिव वैल्यू जो आ रहा है, ये वैल्यू कम हो और ये ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होने के बाद भी इसमें से डिक्रीज हो रहा है, इसमें से अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो वैल्यू नेगेटिव डेल जी आ जाएगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया आपका, डेल एस, जबकि इंट्रोपी क्या हो रहा था, घट रहा था। दूसरा देख लो, टेम्परेचर इज हाई सच दैट टी डेल एस is greater than del H, then del G will be positive and the process is non spontaneous। अब हम लोग का del S ये निगेटिव है, तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो गया, और टेम्परेचर हाई कर दिए तो ये वैल्यू हाई हो जाएगा पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला कम हो गया तो पॉजिटिव में वैल्यू आने लगेगा, तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकाले, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट
हाई टेम्परेचर। ये हो गया। केस 3। केस 2 है एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में भी हम लोग देखे थे कि बहुत सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे तुम्हारा हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, डिजोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज शुगर इन वाटर ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है। तो कहता है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल एच इज पॉजिटिव, डेल एच आपका पॉजिटिव होता है। इफ डेल एस इज निगेटिव, एंट्रोपी घट रहा हो, तो डेल एच डेल जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और उस केस में आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यही ना आपके पास है, रुकिए इसको हम फॉर्मूला पर समझाते हैं। यही ना था तुम्हारा, देखो डेल एस इज डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, टी डेल एस है, ठीक है, ये नहीं है तुम्हारा। तो कहता है कि अगर डेल एस निगेटिव हो जाए, तो अगर डेल एस ये निगेटिव हो जाए, ठीक है, और डेल एच तुम्हारा पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक के लिए डेल एच पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल जी ऑलवेज पॉजिटिव में आने लगेगा, ठीक है। तो अब देखो तुम यहाँ पर, रुको हमको डिलीट करने दो इसको। हम्म, अब देखो दूसरा कहता है कि इफ डेल एस इज पॉजिटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाए तो टी डेल एस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो अगर यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये वैल्यू हाई टेम्परेचर अगर हम लोग कर दे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाला में से कम वाला घटने लगेगा, तो ऑटोमेटिक उसका साइन आ जाएगा, इसका साइन निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो वही कहता है टेम्परेचर इज हाई सच दैट टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच, देन डेल जी इज निगेटिव, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और टेम्परेचर लो रहेगा और डेल एच का वैल्यू इसका ज्यादा हो और इसका कम हो, तो क्या कहा जाता है, ये वैल्यू आपका डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव जब आ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया हूँ उसको इस चार्ट में यहाँ पर डाल दिया हूँ। प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में डेल जी क्या होता है, जीरो होता है ना। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस बराबर जीरो। इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू हम लोग का डेल जी जीरो हो जाए है ना, तो इसका वैल्यू आप जीरो पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, डेल एच बराबर टी डेल एस। यही तो फॉर्मूला हम लोग को निकल करके आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो एनर्जी फैक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी फैक्टर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। साइन ऑफ डेल जी निगेटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना। कैसे हम लोग देख लिए, तो डेल एच देखो बेटा यह निगेटिव यहाँ रख दो, ठीक है, और तुम्हारा डेल एस एंट्रोपी बढ़ रहा हो, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो कितना ये निगेटिव नहीं आ गया, तो डेल जी तो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारा डाटा है, एक बार इसको फिट करके देख लेना। अब आ जाओ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, इन ए रिएक्शन। तो अगर कोई भी सिस्टम स्टैंडर्ड स्टेट में हो, 298 केल्विन टेम्परेचर पर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो या 1 बार पर हो, तो उस स्टैंडर्ड को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। उसमें अगर एनर्जी चेंज हो रहा हो तो उस एनर्जी चेंज को, फ्री एनर्जी चेंज को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन इज द चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। और फाइनल में से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को हम लोग माइनस कर देंगे। और केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, डेल जी का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर एनर्जी ऑफ ए फॉर्मेशन। कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज द फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे 1 मोल कोई कंपाउंड ले लिए और उसके फॉर्मेशन में
किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड स्टेट में जो फ्री एनर्जी चेंज होगा उसी फ्री एनर्जी चेंज को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी of the formation of an element in its standard state is assumed to be zero। ठीक है, और इसके लिए किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग जीरो लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और केपी में रिलेशन है। केपी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना। तो आइए इसमें दोनों में रिलेशन है। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना होगा, डेल जी बराबर -2.303 RT लॉग केपी। केपी हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर ना, ये दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे ख्याल से रुक जाए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच गया, इसके बाद छोड़ दूंगा, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, हालांकि पढ़ना नहीं है लेकिन पढ़ा दे रहा हूं, द एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जीरो होता है। यही है थर्ड लॉ thermodynamics। entropy of perfectly crystalline solid approaches to zero as the temperature approaches to zero। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जीरो होगा। माइंड में सवाल जाता होगा कि आखिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर उसका एंट्रोपी जीरो क्यों हो जाता है? तो सोच लीजिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या कहा जाता है, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में नहीं रहता है या गैस नहीं रहेगा, वो सॉलिड में बदल जाएगा और सॉलिड में परफेक्ट ऑर्डरनेस आ जाता है ना। मोशन जो होता है, मूवमेंट उसका सीज कर जाता है, जिसके चलते उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, सीज कर जाएगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा। यही वजह है कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज का एंट्रोपी जो होगा आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस योर चैप्टर। ठीक है, अटेंडेंस लेने दीजिए, तब फिर आप जाइएगा।